नमस्कार साथियों, मैं श्वेता कुमारी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेट का जो एग्ज़ाम है, वो तो आपका समाप्त हो गया, ठीक है? हिंदी का एग्ज़ाम 29 तारीख को था और मेरे हिसाब से क्वेश्चन भी जो था बहुत बढ़िया था, मॉडरेट था, ठीक है? ना इसे ईज़ी कहेंगे और ना ही इसे हार्ड कहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो है ना आप मोटिवेट होकर के अच्छे ढंग से आप पढ़ना शुरू करिए। न सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती है, बल्कि हर दिन की छोटी-छोटी मेहनत मिलकर बड़ी सफलता बनाती है। अगर आप आज 1 घंटा भी पूरी ईमानदारी से पढ़ लेते हैं, तो आप अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुँच जाते हैं। याद रखिए, प्रतियोगिता परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की भी परीक्षा है। हार मानने वाले लोग मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर भी लौट आते हैं, जबकि डटे रहने वाले लोग इतिहास रच देते हैं। इस चैनल का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना नहीं, बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास जगाना भी है। हम साथ मिलकर हिंदी साहित्य को सरल, रोचक और परीक्षा उपयोगी तरीके से समझेंगे। खुद पर विश्वास रखिए और नियमित पढ़िए, बार-बार अभ्यास कीजिए और यह मानकर चलिए कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं आपको कोशिश पूरी तरह से मैं को चाहूँगी कि मैं आपको जो है अच्छे ढंग से, अच्छी तरह से मैं आपको ये नेट जेआरएफ की तैयारी करा सकूँ, ठीक है? अब बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, व्यू बढ़ाते रहिए और हम आपकी जो है लगातार हम आपके पूरे पाठ्यक्रम की जितनी भी सिलेबस है, वो मैं आपका कंप्लीट करा दूँगी। आइए तो हम शुरुआत करते हैं, आषाढ़ का एक दिन। इसके लेखक जो हैं मोहन राकेश हैं और ये आषाढ़ का एक दिन आधुनिक हिंदी रंगमंच का एक मील का पत्थर है। ये क्या है कि यह एक मील का पत्थर है। यह नाटक 1958 में 1958 में यानी कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसे आधुनिक हिंदी नाटक की शुरुआत माना जाता है। इस नाटक में इतिहास का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि इतिहास के माध्यम से आधुनिक मनुष्य की मानसिक पीड़ा, प्रेम, महत्वाकांक्षा और अकेलेपन को व्यक्त किया गया है। मोहन राकेश द्वारा रचित ये नाटक कालिदास के जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं को आधार मानकर एक काल्पनिक कथा रही है। यहाँ कालिदास केवल संस्कृत के महान कवि नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार हैं जो प्रेम और प्रतिष्ठा के बीच फंस जाते हैं। नाटक का जो सार है, वह है कि नाटक की शुरुआत हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में होता है। यहाँ पर कालिदास और मल्लिका रहते हैं। दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं। मल्लिका प्रकृति प्रेमी, त्यागमयी और संवेदनशील युवती है। कालिदास की रचनात्मक प्रतिमा का सबसे बड़ा स्रोत भी वही है। मल्लिका की माँ अंबिका इस संबंध में चिंतित रहती है। उन्हें लगता है कि केवल प्रेम से जीवन नहीं चलता और कालिदास को कोई निश्चित कार्य करना चाहिए। मल्लिका की माँ जो है अंबिका है और इसी बीच जो है उज्जैनी के राज दरबार से संदेश आता है कि कालिदास को राजकवि बनने के लिए बुलाया गया है। पहले वह जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह मल्लिका को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मल्लिका स्वयं उसे समझाती है, उसकी प्रतिभा पूरे देश की धरोहर है। वह अपने प्रेम का बलिदान देकर कालिदास को उज्जैनी भेज देती है। उज्जैनी पहुंचने के बाद कालिदास को अपार सम्मान, यश और प्रतिष्ठा मिलती है। बाद में वह राजकुमारी प्रियंगु से विवाह कर लेता है। धीरे धीरे वह सत्ता, वैभव और दरबारी कवि जीवन में उलझ जाता है। उधर गांव में मल्लिका वर्षों तक उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। समाज के ताने, आर्थिक कठिनाइयां और अकेलापन उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। कई वर्षों बाद कालिदास लौटता है। अब वह प्रसिद्ध कवि है, लेकिन भीतर से खाली है। उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा मल्लिका थी। वह फिर से उसी पुरानी प्रेम में को पाना चाहता है, लेकिन समय बदल चुका है। मल्लिका का जीवन भी बदल चुका है। वह अब उसे पहली वाली कालिदास को स्वीकार नहीं करती। कालिदास फिर अकेला लौट जाता है,
नाटक यही समाप्त होता है और यह संदेश देता है कि समय बीत जाने के बाद कुछ रिश्ते वापस नहीं लौटते। इसमें जो है मुख्य पात्र है कालिदास, महान कवि, संवेदनशील लेकिन महत्वाकांक्षी, प्रेम और प्रतिष्ठा के बीच संघर्षरत, सफलता के बाद ही मानसिक रूप से अकेला। दूसरी है मल्लिका। मल्लिका नाटक की आत्मा, त्याग, प्रेम और समर्पण की प्रतीक है। कालिदास की प्रेरणा अंत में आत्मसम्मान को प्रेम से ऊपर रखती है। तीसरी है अंबिका। अंबिका जो है मल्लिका की माँ है, व्यवहारिक और यथार्थवादी, बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित। प्रियांगु मंजरी राजकुमारी है, वैभव और सत्ता का प्रतीक, कालिदास के जीवन के दूसरे चरण का प्रतिनिधित्व करती है। नाटक के प्रमुख विषय प्रेम और त्याग, काला कलाकार का संघर्ष, सत्ता और साहित्य, स्त्री का आत्मसम्मान, समय का परिवर्तन, सफलता की कीमत, प्रकृति और मानव जीवन का नाटक का संदेश। मोहन राकेश बताते हैं कि जीवन में केवल प्रसिद्धि ही सब कुछ नहीं होती। यदि मनुष्य अपनी जड़ों, अपने प्रेम और अपनी संवेदनाओं से दूर हो जाता है तो बाहरी सफलताएं भी उसे सुख नहीं दे सकती। नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन को आधुनिक हिंदी नाटक का प्रारंभ क्यों माना जाता है? इस पे एक सवाल है, कालिदास का चरित्र आधुनिक कलाकार का प्रतीक कैसे है? मल्लिका का चरित्र चित्रण कीजिए, अंबिका के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, नाटक में प्रकृति का क्या महत्व है, नाटक का शीर्षक आषाढ़ का एक दिन कितना सार्थक है, प्रेम और महत्वाकांक्षा का द्वंद्व स्पष्ट कीजिए, मोहन राकेश की नाट्य शैली की विशेषताएं बताइए। इन सारे क्वेश्चनों पे जो है सवालों पे मैं आपको आइए तो हम देखते हैं आषाढ़ का एक दिन। दो शब्द जिसका जो है हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ निष्पृत नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने हैं, परंतु न तो हमारे जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और न ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंग शिल्प की व्यापक रूपों से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह यह अभिप्राय नहीं है राजकीय या अर्ध राजकीय संस्थाओं के द्वारा जहां के तहां बनवा दी जाए, जिससे वही हिंदी नाटक का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का नहीं है, यह एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। यह क्या है? एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदों को अभिव्यक्त करने के लिए रंगमंच की आवश्यकताओं की वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। ठीक है, इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यांतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं द्वारा दिग्दर्शन के हाथों उसका विकास होगा। संभव है यह नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके। मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये आषाढ़ का एक दिन जो है ये मोहन राकेश के द्वारा रचित 1958 में ये जो है नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। मोहन राकेश के इस नाटक में ऐतिहासिकता कम है और साहित्यिक कल्पना अधिक है। मोहन राकेश को इस नाटक से लेखन की प्रेरणा कालिदास की रचनाओं से मिलती है। मल्लिका के द्वारा दिए गए सीले पत्रों को देखकर कालिदास को लगता है कि अब वे कोरे नहीं हैं, उन पर अनंत सर्गों वाले महाकाव्य की रचना हो चुकी है। नाटक के अंतिम दृश्य में मल्लिका के वर्तमान के रोने की आवाज आती है, वह उसे लेने जाती है और इधर कालिदास घर से बाहर हो जाता है और नाटक यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको आगे बता रही हूँ और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पात्र है इसमें। अंबिका जो है गांव की एक वृद्धा है। मल्लिका जो है उस अंबिका की पुत्री है। कालिदास कवि है जो कुमार संभव जो है रचित हैं और ये एक राज्य कवि भी हुए। दंतल राज्य पुरुष है, मातल कवि मातल है और निक्षेप ग्राम पुरुष है। जो इस बार भी पूछा गया एग्जाम में नेट जेआरएफ में कि निक्षेप कौन है, तो ये ग्राम पुरुष है, इस चीज को नहीं भूलिएगा।
विलोम, विलोम भी जो है ग्राम पुरुष है। और रंगिनी, रंगिनी के द्वारा पूछा गया था, जो कि ये नागरी है, ठीक है, नगर की नागरी है। और संगिनी भी नागरी है और अंशवार अधिकारी है और अनुनासिक अधिकारी है। और प्रियंगु मंजरी राज्य कन्या कवि की पत्नी है, यानी कालिदास की ये पत्नी है। अब ये जो है पहला अंक है, अंक 1 है। और अंक 1 में जो है कह रहा है कि पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ है, दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई है। निचली भाग जो है, जमीन जो है दीवार लकड़ी की है और जमीन जो है आपका चिकनी मिट्टी से पोता हुआ है, मिट्टी का है। बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक चिन्ह बने हुए हैं। गेरू जो होता है सो आजकल जो है शहरों में लोग गमला वगैरह रंगते हैं और गांव में घर मिट्टी के, जो कच्चे मिट्टी के घर होते थे वो रंगे जाते थे। और अभी भी कहीं कहीं गेरू से आपको देखेंगे कि आपका जो है बना हुआ होता है, आकर्षक रूप से दीवार को सजाया जाता है, स्वास्तिक चिन्ह या फिर छोटे छोटे फोटो बनाए जाते हैं। और सामने द्वार अंधेरी, सामने का द्वार जो होता है अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है, यानी कि जो अंधेरी गली है उसमें खुलता है ड्योढ़ी। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं, मतलब ताक क्या, जो हम अलमारी बोलते हैं उसको हम ताक बोलते हैं गांव में, जिसमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हुए हैं, जिसमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरी प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ के पीछे तल पे एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के कपाट भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए हुए हैं। दाईं ओर एक बड़ा सा झरोका है, वहां से बीच बीच में बिजली कौती दिखाई दे रही है। और वो बरसात का दिन है, यानी कि आषाढ़ का एक दिन है जहां जो है बिजली कौद रही है और वो भी जो है झरोके से दिखाई देता है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हे हैं, आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोके से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हुए हैं। कुंभ का मतलब हो गया यहाँ पे घड़ा, जिस पर कालीज और काई जमी है, जिसपे कालिख और काई जमी हुई है। देखते होंगे बरसात में जो है जगह जगह पे हरी हरी काई जम जाती है, फिसलन होता है, उसको हम काई कहते हैं। उन्हें कूसा से ढककर ऊपर पत्थर पर रख दिया गया है, ठीक है। वो एक गांव में कूसा होता है, घास होता है एक तरह का, उस पे उससे ढक करके उस पे पत्थर रख दिया गया है। झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन है और जो है झरोखा जो है वो खिड़की जो है उससे जो है सटा हुआ एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाघ का छाल बिछा हुआ है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां लगी है, उन्हीं में से एक पर बैठी है अंबिका। अंबिका जो है क्या कर रही है, छान से धान फटक रही है। छान का मतलब होता है कि सूप से, गांव में आप देखते होंगे, चाहे अपने घरों में भी देखते होंगे कि माँ जो है, माँ है चाहे दादी है, जो भी वो है, वो गेहूं फटक रही है या चावल फटक रही है या धान फटक रही है, कुछ भी उस सूप को हम कह रहे हैं छान। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों से कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका क्या करती है कि वो आंखें झुकाए व्यस्त रहती है और मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है, जो कि उसकी माँ होती है। मल्लिका घर में प्रवेश करते ही मल्लिका कहती है कि आषाढ़ का दिन और ऐसी वर्षा माँ, माँ आषाढ़ का पहला दिन है और बहुत वर्षा हो रही है माँ, ऐसी धारासार वर्षा, इतनी धुआंधार वर्षा हो रही है, दूर दूर तक उपत्यकाएं भीग गई हैं, मतलब दूर दूर तक सभी चीजें भीग गई हैं, पेड़ पौधे सारे भीग गए हैं। और मैं भी देखो ना माँ, मैं किस तरह से भीग गई हूँ, कैसे भीगी हूँ, और मैं भी तो देखो ना माँ, देखो कैसे भीग गई है। वो एक बच्ची जो है अपनी माँ से वो
बात बोल रही है कि देखो देखो मेरी तरफ देखो कि मैं कैसे भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका जो है घुटनों के बल बैठ करके उसके कंधे पर सिर रख देती है। मल्लिका मल्लिका बोलती है कि गई थी दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिंगो आई हूँ। तो उसके केसों को चमक कर खड़ी हुई ठंड से सिहर जाती है। मल्लिका सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? मल्लिका कहती है सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुकाम हो जाएगा। माँ मैं इस तरह से अगर खड़ी रही तो जुकाम हो जाएगा, तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका जो है उसकी माँ जो है बहुत गुस्से में उसे देख रही है। अंबिका सूखे वस्त्र अंदर तल पर है। अंबिका बोली सूखे वस्त्र जो है अंदर तल पर है। कहाँ है? तो तल पर है। मल्लिका तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए, अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी। और वो कहती है, मल्लिका कहती है कि माँ तुमने तो पहले से ही निकाल कर रख दिए, तुम्हें पता था कि मैं भीग जाऊंगी और मैं ये भी जानती थी कि तुम चिंतित होगी। परंतु द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका मुझे भीगने का तनिक भी खेद नहीं है माँ, और भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा देती है। क्या कहती है मल्लिका कि अगर आज मैं नहीं भीगती तो मैं इससे वंचित रह जाती। ठीक है। मल्लिका चारों ओर धुआंरुए मेघ घिराए थे, चारों ओर धुएं के रूप में मेघ घिर आए थे और मैं जानती थी वर्षा होगी, और मैं जानती थी कि वर्षा होगी। फिर भी मैं घाटी की पगडंडियों पे नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंकुश भी हवा में उड़ा दिया, फिर बूंदे पड़ने लगी। यहाँ पे जो अंकुश शब्द है, ये जो अंकुश शब्द है ये इसका जो है दुपट्टा से है। ठीक है। अंबिका से आंखें मिल जाती है, माँ से उसकी आंखें मिल जाती है। मल्लिका वस्त्र बदल लेती हूँ। मल्लिका बोलती है कि वस्त्र बदल लूं फिर आकर के तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत ही अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है। अंबिका क्या करती है, वो जो धान जो उसने फटक करके साफ किए थे उस धान को वो एक मटके में एक घड़े में डाल देती है और दूसरे घड़े से दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चिंत्रमय। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय मैं चाहती थी अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। माँ मेरा वस्त्र भी पता नहीं कितना पानी पिया है जो मेरे शरीर को निचुड़ रहा है। मल्लिका कहती है अपनी माँ से कि मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है, मैं कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श, और जो बारिश के बाद उसको शीत की चुभन होती है और उसके बाद वो गर्मी का जो स्पर्श है, गुनगुना लगती है। कुबले दलन लरुनोते अस्तोयन मैं गीले वस्त्र कहाँ डाल दूं माँ, यहीं रहने दूं। मंद पवन विधुते मैं मंद मंद में मैं चल दी। अपहत मियो चेतस्तो यदे चंद्र चापर पथिक जन बधना तधी योगा कुला नाम। बाहर आ जाती है। माँ आज के बेक्षण में कभी नहीं भूल पाऊंगी। माँ ये आज का जो क्षण है ना माँ, इसको मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं देखा। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं देखा जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि यह क्या है जो भावनाओं को कविता का रूप देता है, और यह क्या है जो भावनाओं को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि कोई
जो भावनाओं को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? वो अपनी माँ से कहती है कि माँ क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों चुप हो? तो अंबिका कह रही है, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। अंबिका कह रही है कि देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो। बेटी कह रही है अपनी माँ से, काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय तो तुम चुप नहीं रहती। अंबिका के पास आप बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है, सूप ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, तुम मुझसे बातें करो। मल्लिका कहती है अपनी माँ को कि मैं तुमको काम नहीं करने दूंगी, तुम मुझसे बातें करो। अंबिका बोली, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो। मल्लिका क्या कह रही है, मुझे डांटो कि भींग कर क्यों आई हो, या कहो कि तुम थक गई थी इसलिए शेष धान में फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगा रहा था। अम्बिका, मुझे सब अच्छा लगता है। उसकी माँ क्या बोली कि मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है, और मैं घर में कब अकेली होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है। उसके हाथ से क्या करती है मल्लिका, अपनी माँ के हाथ से वो छाछ सूप ले लेती है और कुंभों के पास रख देती है, और वो क्या करती है, घड़े के पास रख देती है। मैं मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सारे कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो कि पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है। और मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका क्या बोली, उसकी माँ बोली, दूध औंट दिया है, सकरा मिला लो और पी लो। उसकी माँ क्या कही, दूध को मैंने खौला दिया है, गर्म कर दिया, और उसमें चीनी मिला करके तुम पी लो। तो मल्लिका कह रही है छोटी बच्ची के जैसा जिद करे, नहीं तुम पहले बताओ अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मल्लिका कह रही है कि नहीं तुम पहले बताओ, लेकिन माँ क्या कर रही है, दूध पी करके तुम जो है जाकर के आराम विश्राम कर लो। मल्लिका, नहीं माँ, विश्राम नहीं करना, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूं, मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पलक अनुभव हो रहा है। वो अभी भी कह रही है कि मैं जो बारिश में भींगी हूँ उससे मेरे बरसती बूंदों के पलक का मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं उसमें एकदम डूबी हुई हूँ, रोम अभी तक मेरा जो है सीज रहा है। ठीक है, तुम बताती क्यों नहीं, ऐसा करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मल्लिका क्या कर रही है कि तुम अगर नहीं बताओगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पोंछती है। अंबिका जो है रोने लगती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बिठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, क्या हुआ माँ, तुम क्यों रो रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। उसकी माँ क्या बोली कि कभी बैठे बैठे जो है ना मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, पर तो बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता, तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे बताओ। मल्लिका क्या बोली कि माँ मुझे तुम्हारी, मल्लिका ने क्या कहा कि माँ तुम्हें मेरी सौगंध है, माँ मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। दूर दूर तक कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोके के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोके से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका, संभवतः यह राज्य कर्मचारी है। मल्लिका क्या कर रही है कि ये कौन लोग हैं माँ, ये कौन लोग हैं? तो उसकी माँ क्या कहती है, संभवतः ये राज कर्मचारी है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, जाने क्या कर रहे हैं। कई वर्षों से आकृति दिखाई देती है, और जब दिखाई भी देती है तो कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कोई ना कोई बुरा होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की।
लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, तब मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। फिर मल्लिका जो है ये बातें सुनकर के सिर से पैर तक सिहर जाती है। परंतु आज ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अंबिका न जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बांह से पकड़ कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ तुमने बातें नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती है और उसकी आंखें झुक जाती है। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। यहाँ पे अग्निमित्र आज यहाँ पे लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थानों पे चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका, लौट आया है कहाँ से? कहाँ से लौट आया है? अंबिका, जहां मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? होठ फड़फड़ाने लगती है। वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था कि अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। उसके स्वर में क्या आती है कि बहुत उत्तेजित हो जाती है। तुम जानती हो कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो कि मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? अंबिका धान की मुट्ठी में लेकर जैसे मसलती हुई छाछ से गिराने लगती है। अंबिका क्या करती है? वो धान को मुट्ठी से ले लेकर के उसको रगड़ रगड़ के वो सूप में गिराने लगती है, डालने लगती है। अंबिका, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है। उसने क्या कहा कि ये अग्निमित्र जो है संदेश लाया है। वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं करते हैं। उसने कहा कि ये प्रस्तुत नहीं करते हैं। मल्लिका, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। मल्लिका क्या कहती है कि हमारा जो जीवन है अपनी संपत्ति है, वो उसे नष्ट नहीं करना चाहती। तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? वह कहती है किसी को क्या अधिकार है उसे कुछ भी कहने का? ये मेरा जीवन है, मेरी संपत्ति है, उसे नष्ट करना चाहती है, तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? अंबिका, मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झटक कर अपने उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मैं तुम्हें अधिकार की बात नहीं कह रही, तुम ना कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो? मल्लिका कहती है कि तुम ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? बेटी जो है अपनी माँ से कह रही है कि तुम मुझे समझने का कोशिश करो। अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। अंबिका, मैं जानती हूँ कि तुम पर अपना अधिकार भी नहीं है। अंबिका कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम पर मेरा अधिकार नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता है। मुझ नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए यह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ। पवित्र है, कोमल है, अनेश्वर है। ये बात जो है अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खींच जाती है। ये मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। इस पंक्ति को जो है नेट जेआरएफ के एग्जाम में देखा गया है और ये पूछा जाता है कि ये पंक्ति जो है किसने कहा है। ठीक है, ये जो है मल्लिका का कथन है। अंबिका के चेहरा पे रेखाएं खींच जाती है। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से घृणा होती है। अंबिका कहती है कि मुझे ऐसी भावना से घृणा होती है। पवित्र, कोमल और अनश्वर है। मल्लिका, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका कहती है कि माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हो? अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवचन है। भावना में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ कि भावना में भावना का वर्णन क्या है? होता है जैसे जीवन की आवश्यकताएं किसी तरह पूरी होती हैं, भावना में भावना का वर्णन करना है। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखने लगती है। मल्लिका क्या करती है कि वो छत की ओर देखने लगती है। उसकी माँ कहती है कि केवल ये छलावा है, ये आत्म प्रवचना है, भावना में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं
पूरी तो होती नहीं है। भावना में भावना का वर्णन है। जीवन की स्थूल आवश्यकता ही है तो सब कुछ नहीं है। माँ उसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। होगा, मैं नहीं जानती। अंबिका क्या कहती है? होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। मल्लिका सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और घृणा की दृष्टि से देखती हो। मल्लिका कहती है कि माँ जिस तरह से गांव के लोग जो है अन्य व्यक्तियों की तरह भी तुम उन्हें संदेह और घृणा से देखती हो। अंबिका ग्राम के अन्य लोगों से उतना नहीं जानते जितना कि मैं जानती हूँ। अंबिका कहती है कि गांव के लोग उतना नहीं जानते जितना कि मैं जानती हूँ। क्षण पर दोनों को आंखें मिलती है और मैं उससे घृणा करती हूँ। अंबिका कहती है कि मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यंग था। आवेश और व्यवस्था की रेखाएं एक साथ खिंच जाती थी। ये अंबिका किसके बारे में कर रही है? घृणा करती हूँ, ये कालिदास के बारे में कर रही है। मल्लिका माँ अंबिका अन लोगों को उससे क्या प्रयोजन है? अन लोगों का उससे क्या मतलब है? परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है, क्योंकि उसके प्रभाव से जो है मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देते हैं। अंबिका के माथा की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। ये छाछ लिए उठ खड़ी होती है। क्षण भर माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है, चली जाती है। कालिदास का आगमन होता है। कालिदास एक हरिण शावक यानी कि हिरण के बच्चे को अपने बाहों में पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से जो है लहू टपक रहा है। क्या टपक रहा है? खून टपक रहा है। कालिदास हम जिएंगे, हिरण शावक जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल अस्तरण पर विश्वास करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा, यानी कि हमारे अंगों पर जो है घृत बने दवा का लेप होगा, घी का लेप होगा। घृत बने घी भी होता है और दवा भी होता है। कल हम फिर वन स्थलों में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे। मल्लिका अपने को सहज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका क्या करती है कि वह सहज कर अपने आप को संभाल लेती है और द्वार की ओर जाती है। तो मल्लिका यह हरिण शावक है। मल्लिका यह तो घायल हुआ है। हिरण जो है, हिरण का बच्चा जो है घायल हुआ था। यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी है? कालिदास आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। कालिदास क्या कहता है कि आज मैं गांव में बहुत सारे नए लोगों को देख रहा हूँ। झरोखों के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को बच्चे में सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे हैं। हाँ, हम थोड़ी देर में सो लेंगे, तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका थोड़ा दूध हो तो किसी भंजन में बर्तन में लेके आओ। मल्लिका की माँ ने दूध औंट कर रखा है, देखती हूँ। मल्लिका क्या कहती है कि माँ ने दूध को गर्म करके रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तन के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी तो 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। उसकी माँ वो क्या कह रही है कि अभी अभी जो है हम राज कर्मचारियों को घोड़े पे जाते देखे हैं। माँ कहती है जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई बुरा होता है, अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब विचित्र लगा। मल्लिका क्या कर रही है कि वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है और माँ आज बहुत ही रुष्ट है। वो कहती है कि आज मेरी माँ जो है बहुत गुस्से में है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास कहता है कि हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसके बाण छोड़ते बना कैसे। यह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूँ जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका कहती है सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी।
माँ को पता चल गया है कि मैं बरसात में जो मैं भींगी हूँ वो मैं तुम्हारे साथ थी, इस तरह भींग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है, मतलब माँ को लगता है कि कोई उसके बारे में अगर कहता है तो उसकी बहुत उसे चिंता होती है, उसे जो है बहुत ही चिंता हो रही है, वो बहुत ही नाराज है। कालिदास कहते हैं कि दूध मुझे दे दो और इसे जो है हिरण के बच्चे को बाहों में ले लो। कालिदास कहता है दूध का भंजन उसके हाथ से ले लिया। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भंजन को उसके और निकट कर देता है और हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। कालिदास जो है जो हिरण के बच्चे से बात कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं ऐसा हट नहीं करेंगे, हम तो दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। राजपुरुष जो दंतुल जो है राजा का वो कर्मचारी है, आकर के रुक जाता है। क्षण भर वह देखता है कालिदास हरिण का मुंह दूध से मिला देता है, यानी कि उसका मुंह जो है उसके बर्तन में दूध के बर्तन में डाल देता है और ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है। दंतुल कहता है दूध पिला करके इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? दंतुल कहता है। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। कालिदास और मल्लिका जो है उसे देखने लगते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लेकर थोड़े पीछे हट जाती है। कालिदास का दूध का भंजन आसन पर रख देता है, उसका जो बर्तन है वो दूध का वो आसन पर रख देता है। कालिदास जहां तक मैं जानता हूँ कि हम लोग परिचित नहीं है, वो कहता है कि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हम अजनबी हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ, मतलब अजनबी घर में आने का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर देखता है। दंतुल जो है कहता है कि कैसी आकस्मिक बात है। उसका कहना है कि ऐसा प्रश्न जिसे मैं तुमसे पूछना चाहता था, हमारा कभी का परिचय नहीं है, फिर भी मेरे बांध से आहत है हिरण को तो उठा लाए। तुम्हें संकोच नहीं हुआ कि यह तो कहीं की द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इसके बदले इन बादलों से घिरे दिन में तुम्हारा अनुसरण कर पाता। ठीक है, कालिदास देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल जो है एक व्यंग भरा हंसी हंसता है कुटिलता से। दंतुल कहता है कि मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा ही इस बात की परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास कह रहा है कि मुझे लगता है कि तुम इस देश के निवासी नहीं हो, इस देश के इस गांव के रहने वाले नहीं हो। तो दंतुल कहता है कि तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा मैं करता हूँ, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। दंतुल तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? मल्लिका तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? दंतुल कहता है कि माफ करिएगा, ये जो हिरण का बच्चा है मेरे बाणों से मारा गया है, मेरे बाणों से जो है ये घायल हुआ है और ये मेरी संपत्ति है और ये आप मुझे दे देंगी। कालिदास इस प्रदेश में हिरणों का अखेट नहीं होता, मतलब यानी कि हिरणों का शिकार नहीं होता है। राजपुरुष तुम बाहर से आए हो, राजपुरुष तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है, हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल कहता है तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? दंतुल कह रहा है कि अब जो है हम राजपुरुष हम हैं, हमने अपराध किया है तो हमारा निर्णय जो है गांव के लोग करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय के शब्दार्थ भी जानते हो? उसने कहा कि ग्रामीण युवक कालिदास को क्या कह रहा है कि वो संबोधित कर रहा है कि न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। कालिदास क्या कहता है कि ये जो शब्द और अर्थ जो है राजपुरुष की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल कहता है तो समझदार व्यक्ति
जान पड़ते हो। उसने कहा कि तुम तो बहुत ही समझदार हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुष के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हिरण का जो बच्चा है मुझे दे दो। कालिदास, यह हिरण शावक इस पर्वत भूमि की संपत्ति है, यहाँ की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पर्वत भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं, ठीक है, हम इसके अपने हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो, हम इसे तुम्हारे हाथ में नहीं सौंपेंगे। मल्लिका, इसे अंदर लेकर के जाओ, तल पर या किसी आस्तरण पर। अंबिका सहसा अंदर आती है। मल्लिका की माँ जो है अंदर आ जाती है और अंबिका जो है इस घर के तल पे और आस्तरण हिरण शावकों के लिए नहीं है। ये घर जो है और इसका जो चौकी है और इसका जो बिछावन है, इस घर के हिरण के बच्चों के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। तो कालिदास क्या कहता है कि इसे मुझे दे दो मल्लिका, और दूध का भांजन नीचे रख देता है और बढ़कर हिरण के बच्चे को अपनी बाहों में ले लेता है, और इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल कहता है कि और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा? कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। दंतुल बोलता है, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास, संभवतः। दंतुल, संभवतः तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका जो है शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका जो है अपने हाथ हाथ को से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है, उसे रोकती है। ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हट मत करो। मल्लिका कहती है, ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न का अधिकार है, उसके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करता है। मल्लिका कहती है कि राजपुरुष तुम रुको, और हरिण शावक के लिए तुम हट मत करो, यानी कि हिरण के बच्चे के लिए तुम जिद मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार है, उसके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेगा। अगर तुम शस्त्र लिए हुए हो तो भी जो है वो उसकी चिंता नहीं करेगा। दंतुल कहता है, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैंने जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कालिदास कवि है? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक, कालिदास जो है ऋतु संहार के लेखक भी हैं, तो उनके कालिदास को जानता है। मल्लिका, उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा। दंतुल कहता है कि राजा जो है वह खुद ऋतु संहार पढ़े हैं और उनकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राज्य कवि का आसन देना चाहता है, और उसे राज्य कवि का आसन देना चाहता है। आचार्य बररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं, ठीक है। मल्लिका सुनकर स्तंभित हो जाती है। मल्लिका, उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, राज्य कवि का आसन। दंतुल, मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण इसी तरह से खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है, फिर वो वापिस वो अपनी उसको याद आता है, तो अंबिका इस बीच दूध का भंजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे से पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ में ऐसे अस्थिर है जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत ही उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होठ दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आती है। मल्लिका, तुमने सुना? मल्लिका ने कहा, माँ तुमने सुना? राज्य उन्हें राज्य कवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्रों को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें सकरा मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका कह रही है, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ
किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। मल्लिका, आतिथ्य? मैं चाहती हूँ कि आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ? पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका कहती है कि माँ, मैं तुम्हें इस दूध से नहला दूं? अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। अंबिका, दूध पी लो और फिर से वर्षा से भीगने का मोह न हो। अंबिका कह रही है कि तुम दूध को पी लो और वर्षा में आज के बाद मत भीगना। मैं तुम्हारे लिए आश्रम बिछा दूं? मैं जैसी निष्ठुर हूं, रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो सकती। मल्लिका कह रही है कि तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? अंबिका, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा देती है और स्वयं उसकी गोदी में लेट जाती है। अंबिका जो है मल्लिका को दूध देती है और दूध पीने के बाद वो कोने में रख करके क्या कहती है कि माँ, तुम सोच नहीं सकती कि आज मैं कितनी। मल्लिका कहती है कि माँ, मैं सोच तुम सोच नहीं सकती हो कि मैं आज कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है। अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम है, करना है। उठने का प्रयत्न करती है, मल्लिका उसे रोक देती है, रोके रहती है। मल्लिका कहती है, नहीं उठने, नहीं, नहीं उठो, इसी तरह से बैठी रहो। राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राज्य कवि का आसन प्राप्त हो रहा है। सहसा अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती है। उस व्यक्ति का जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछन लगाया और प्रताड़ना ही मिली, अब तो तुम विश्वास करती हो ना माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुम इतना पूर्वाग्रह हो? क्यों तुम उसके संबंध से उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? तुम इतनी जो है पूर्वाग्रह में क्यों हो? क्यों नहीं तुम सोच सकती हो? मेरी वह अवस्था है, मेरी वह अवस्था था है, बीत चुकी है, जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया कर जाता है। अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। अंबिका, जहाँ दोष है वहां अवश्य वह दोष देखती है। मल्लिका, उनसे तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? मल्लिका कहती है कि माँ, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? अंबिका, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी का मोह नहीं है। वो कह रही है कि उस व्यक्ति को सिर्फ अपने बारे में वो सोचता है, वो किसी और के बारे में नहीं सोचता, उसे किसी और के बारे में ममता नहीं है। मल्लिका, इसलिए कि वे मातुल की गौवें न हो हाँक कर बादलों में खोया रहता है। तुम ये कहना चाहती हो कि वो मातुल की गौवें न हाँकता है, बादल में खोया रहता है? अंबिका, मुझे मातुल से और उसकी गौवों से प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। मल्लिका, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़ करके झरोखे के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। मल्लिका कह रही है कि माँ, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझना चाहती हूँ। तो अंबिका भी कहती है, हाँ, आज तुम मेरी बात को अच्छे से समझ लो। तुम कहती हो कि तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। वो भावना क्या है? वो रिश्ता क्या है? वो भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती। मल्लिका कहती है कि मैं उसे कोई नाम नहीं देती हूँ। अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है, वो माँ के अपने पैर के पास बैठ जाती है और अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। अंबिका कह रही है कि लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो क्या वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता है? माँ कह रही है, वो तुमसे क्यों विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका, तुम उसके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानती हो कि उसका जीवन परिस्थितियों की कैसे विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उसकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना वह कैसे कर सकती थी? तुम जान रही हो ना माँ कि वो जो है गौओं को हाँकता था। उसका कहना था कि वो गाय चराता है और वो मातुल के घर में किस अभावग्रस्त में उसे किसी चीज का
है नहीं, उसके पास साधन नहीं है, तो वो शादी कैसे कर सकती है। तो मल्लिका कुछ क्षण चुप कर रहकर अपने पैरों को देखती रहने लगती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाता है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। मल्लिका कह रही है कि माँ, यह तुम्हारी भाषा नहीं है, यह तो विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारा साथ इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो, जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? क्या तुम जीती जागती नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा, उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो यह मेरी नहीं, विलोम की भाषा है। तुम क्यों नहीं समझती हो कि वो तुम्हारा जो है, उसका कहने का मतलब था अंबिका का, कि वो तुम क्यों नहीं समझती है। तुम ऐसे इंसान से अगर शादी कर लोगी जिसके पास कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम उसमें कैसे रहोगी? अगर जिस दिन तुम्हारी माँ नहीं होगी, तो तुम्हारे पास एक समय भोजन की व्यवस्था नहीं होगा, और तुम कहती हो कि ये तुम्हारी भावना है। हाँ, ये और बोल दो कि ये विलोम की भाषा है। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका कहती है, माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, तो मैं उसके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती है। मल्लिका कहती है कि माँ, मैं उसके सामने अपने स्वार्थ के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। उसके बाद वैसे ही मातुल का आगमन होता है। मातुल कहता है कि अंबिका, अंबिका, घर में ही हो क्या? घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखती हैं और मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। मातुल, हो, घर में हो, घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मातुल कहता है कि मैं आज पूरे गांव में घोषणा कर दूंगा कि ये कालिदास से मेरा कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ? अरे मातुल, मातुल, मैंने इसे पाल पोस करके बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह का कुलद्रोही बने? मल्लिका कहती है, परंतु तुम्हें तो सुना है कि राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु मातुल, 2 रथवाह और 4 अश्वारोही, यानी कि 4 घोड़े वाले उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे पर पितामह के एक दौहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। मातुल कहता है कि मैं अंबिका, मैं तुमसे नहीं बता रहा था कि हमारे पर पितामह के एक दौहित्र का पुत्र जो है, उसके जो है पर पितामह यानी दादा के दादा हुए, एक दौहित्र का पुत्र गुप्त राज्य के शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भगने की बात कर रहे थे? मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ। अंबिका, तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है। मातुल कह रहा है कि अंबिका, तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और वे वंशवंतस कहते हैं, मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। और वे जो है वंशावदस कहते हैं, जो सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना से एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगती है। मल्लिका कुछ क्षण विस्मित सी खड़ी रहती है। मल्लिका, वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? मातुल, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। मातुल कहता है, मुझे नहीं पता इसमें बेचना और खरीदने की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो। नहीं, कविता का मूल्य ही क्या है? मल्लिका मल्लिका कहती है कि कविता का कुछ मूल्य है। अरे मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उसके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंकुश को उंगलियों में
मसलने लगती है। अंबिका जो है कुछ सोच रही है और अपने जो है दुपट्टा को अंगुलियों में लपेटने लगती है, यानी कि उसको मोड़ने लगती है। अंबिका कहती है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी। अंबिका की माँ कह रही है कि मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि वह उज्जैन जरूर जाएगा। मातुल उसी तरह टहलता रहा। मातुल अवश्य जाएगा, वे लोग उसके अनुचर हैं जो चले जाएंगे। अंबिका सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिने लोक नीति से नाथ है। मातुल सहसा रुक जाता है। मातुल यह लोक नीति है तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि मातुल कह रहा है कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों एक ही अर्थ है। ठीक है, ये चीज जो है, ये शब्द जरूर आएगा। ये किसकी उक्ति है? ठीक है, ये लोक नीति जो है, लोक नीति मूर्ख नीति, ये मातुल की का वाक्य है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है। मातुल का ही यह है कि जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी लेता है, और बदल गया तो बदल गया, फिर रुक जाता है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं। एक साधारण कवि ने उसका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर से आता है। अब यहाँ निक्षेप भी आ जाता है और निक्षेप कह रहा है कि राजा जो है गुस्से भी तो कर सकते हैं कि एक साधारण कवि जो है हमारा सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप जो है मातुल से कह रहा है कि मातुल आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम आचार्य के पास रहना? निक्षेप परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। मातुल यह भी तो कहा था, किंतु वह भी तो कहा था कि यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया और वह नहीं समझा। जब किंतु मातुल मातुल किंतु क्या? मातुल मूर्ख है? बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निक्षेप नहीं मातुल। मातुल कह रहा है कि क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? मातुल मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? निक्षेप उन्होंने कहा कि वे आपके साथ इस सारे गांव प्रदेश में घूमना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ये गांव को मैं पूरी तरह से घूमूं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखा प्रकट हुई। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविताओं को जन्म दिया है, मातुल के मुख की रेखाएं वितृष्णा की रेखा में बदल जाता है। मातुल कालिदास की कविता है। मातुल जो है कालिदास की कविता है। फिर टहलने लगता है। मातुल कहता है कि ये जो है कालिदास की कविता है और इसी वजह से जो है आचार्य जो है इस गांव में घूमना चाहते हैं, क्योंकि कालिदास को इस गांव में ही कविता का जन्म दिया। कालिदास की कविता का जन्म दिया गया है इसी गांव में। फिर टहलने लगता है। न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई दी। मातुल कहता है कि पता नहीं इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या दिखाई दी। ये रुक कर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक तो ज्ञान नहीं। मातुल कह रहा है अंबिका से की ओर देख करके कि इस व्यक्ति को तो सामान्य लोक व्यवहार का तो ज्ञान नहीं, और तुम लोक नीति की बात कहती हो। आप एक हिंसावा को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कभी कुल गुरु यह समय इस रूप में घर में जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। मातुल फिर टहलने लगता है। अंबिका मल्लिका मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने लगती है परंतु मातुल उसे रोक देता है। मातुल नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य जो है मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। निक्षेप जो है अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा कविवर आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता है। सुनकर रुक कर जलते अंगारों की ओर सी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसा कहा जैसा कि राजकीय मुद्राएं आपके बिरह में घुली जा रही हो, और चल दी है। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। अनुनय करता हुआ के पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था और वह धूर्तहीन चक्र की तरफ मेरे पीछे पीछे चला आया है। निक्षेप किंतु मातुल मैं तो समाचार देने आया था।
कि मातुल, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ, बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहां बैठे हैं और आप जो है समाचार देने यहाँ आए हैं। अब अतिथि जो है उसका कहना था कि बहुत अच्छा, अतिथि यहाँ बैठे हुए हैं और आप जो है हमें समाचार देने आए। अब इतना कीजिए कि वे कवि कुल शिरोमणि जहां भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। बाहर की ओर चल देता है। यहाँ पे कवि कुल शिरोमणि का मतलब हुआ कालिदास से, ठीक है। बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसा हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, वो जैसा भी है मैं उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत कर देता हूं। और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वहीं चोटी से पकड़कर चला जाता है। निक्षेप कहता है कि मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मातुल जो है गुस्से में चला जाता है और मल्लिका को कहता है कि परंतु, मल्लिका कहती है परंतु कालिदास इस समय है कहाँ। निक्षेप कहता है कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका, आपने उन्हें यहाँ देखा है। निक्षेप कहता है देखा है। मल्लिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। निक्षेप, मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय वहां जाए। निक्षेप कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मातुल वहां इस समय जाए। मल्लिका, क्यों, क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास। निक्षेप, मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उसके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह से शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते हैं। मातुल जो है निक्षेप कह रहा है कि वो कालिदास के बारे में जो है वो परिस्थिति को नहीं समझ रहे हैं, वो सिर्फ अपने बारे में ही अपने ही बोलते जाते हैं, इसलिए कालिदास जो है हट कर रहे हैं। जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते, वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कालिदास ने क्या कहा कि जगदम्बा के मंदिर में रहेंगे जब तक कि अतिथि लौट जाएंगे, तभी मैं घर आऊंगा। अंबिका, कैसी विछन्नता है। निक्षेप, विछन्नता, अंबिका विछन्नता ही तो है। निक्षेप, इसमें विछन्नता क्या है अंबिका। अंबिका कहती है कि विछन्नता ही तो है। निक्षेप कहता है इसमें विछन्नता ही क्या है अंबिका। अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप की ओर देखती है, ठीक है। वो अजीब से घूरते हुए उसे देख रही है और अंबिका कहती है कि राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है और कभी सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं, कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विछन्नता नहीं है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब इसका अगला अंक जो है मैं आगे बताऊंगी। आज बस इतना ही।